Dear students, today we will discuss about one group CC disconnections. In this lecture we will discuss about introduction to one group CC disconnection, 1 CC disconnection and 1 CC disconnection. First of all, introduction to one group CC disconnection. Now, what is one group CC disconnection? Actually, in this case, the target molecule consists of only one functional group. I mean, there is only one functional group in the target molecule. Target molecule जो है उसमें just एक ही functional group होगा. कौन से केस में? जब हम one group CC disconnection की बात करते हैं. Disconnection will be carried between carbon atoms इन्वॉल्व डिस्कनेक्शन ऑफ CC बॉन्ड ओनली. यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रीवियस रिएक्शन में हमने CX डिस्कनेक्शन डिस्कस किया था, वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन एंड टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन. तो वहाँ पे जो है वो कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड हम डिस्कनेक्ट करते हैं और इस लेक्चर में हम कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्ट करने की टेक्निक्स डिस्कस करेंगे. हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड किस तरह डिस्कनेक्ट किया जा सकता है. तो इसमें सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन. तो इसमें जस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा. नाउ दिस इज CX बॉन्ड, यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज CX बॉन्ड. तो इस बॉन्ड को हम ब्रेक नहीं करेंगे. यहाँ पे हम कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो वो फिर CC डिस्कनेक्शन होगा. अब हम देखेंगे कि CC डिस्कनेक्शन किस तरह की हो सकती है, वो उसको हम डिटेल से देखेंगे. 1 CC डिस्कनेक्शन कौन सी होती है, 1 कौन सी होती है. तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. ओके, नाउ 1 CC डिस्कनेक्शन. 1 यहाँ पे जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये 1 है, ये एक्चुअली पोजीशन है. तो इसमें जो फर्स्ट 1 है वो आप समझ लें कि आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है और सेकंड 1 के जिस कार्बन को आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं उसकी पोजीशन है कि वो कौन सी पोजीशन पे है. अब 1 CC डिस्कनेक्शन का मतलब है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप और हमारा वो कार्बन जिसे हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं वो एक ही कार्बन पे मौजूद होता है, यानी अब वो एक ही पोजीशन के ऊपर दोनों मौजूद होते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई वी यूज द टर्म 1 CC डिस्कनेक्शन बिकॉज बोथ कार्बन टू बी डिस्कनेक्टेड. कौन सा कार्बन जो डिस्कनेक्ट हम करने जा रहे होते हैं एंड फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट एट सेम कार्बन आर कनेक्टेड विद द सेम कार्बन एटम. डिस्कनेक्शन एट CC बॉन्ड नेक्स्ट टू हेटेरोएटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप. इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं इस चीज़. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे नंबरिंग हम जो करेंगे वो फंक्शनल ग्रुप की बेस पे करेंगे. अब फंक्शनल ग्रुप आपका ये मौजूद है यहाँ पे. अब आपने यहाँ पे जो हम नेमिंग के लिए नंबरिंग करते हैं वो नंबरिंग आपने नहीं करनी, जस्ट रिलेटिव नंबरिंग आपने करनी है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जिस पोजीशन पे, तो दिस इज कार्बन नंबर 1. अब इसके साथ ये 2 है, इधर से ये 2 है, इधर से ये 2 है. अगर हम इस वक्त इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पे और जो कार्बन आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं वो भी अगर आप देखें तो 1 पोजीशन पे ही अटैच है. ये कार्बन आप रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, इस कार्बन को यानी यहाँ से आप निकाल रहे हैं. यहाँ से आप इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो ये कार्बन यहाँ से चला जाएगा. लेकिन ये कार्बन आप कौन से कार्बन के साथ अटैच है? कार्बन नंबर 1, पोजीशन नंबर 1 पोजीशन के साथ है. सो फंक्शनल ग्रुप और कार्बन की जो पोजीशन है वो यहाँ पे सेम बन रही है. इस वजह से हम इसको 1 CC डिस्कनेक्शन कहते हैं. एग्जांपल्स ऑफ 1 CC डिस्कनेक्शन. अब 1 CC डिस्कनेक्शन जो है उसकी सबसे पहली एग्जांपल यहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन 2 और. तो सबसे पहले इसकी रेट्रोसिंथेसिस देखते हैं. एक्चुअली 1 CC डिस्कनेक्शन जो है वो अल्कोहल में बहुत कॉमन है. अल्कोहल की सिंथेसिस में 1 CC डिस्कनेक्शन भी यूज होती है और 1 भी, यानी 1 CC डिस्कनेक्शन और 1 अल्कोहल में कॉमन है आमतौर पर. और अल्कोहल के जो डिफरेंट मेथड हैं वो उनका भी हमें इस डिस्कनेक्शन से पता चल जाता है
कि हम उस अल्कोहल को जो है वो एक पर्टिकुलर अल्कोहल को किस तरह सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो मोस्टली अल्कोहल की ही होंगी, फिर उसके बाद हम कार्बोनिल कंपाउंड को भी देखेंगे, 1,1-CC डिस्टिंक्शन उनमें भी होती है, उसको भी हम डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्कोहल है हमारे पास, यहाँ पे इसमें 2 टाइप्स के अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं। ये एन प्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, और ये मिथाइल और ये मिथाइल है। तो यहाँ पे अब इस जगह पे हमने इसकी डिस्कनेक्शन यहाँ से करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कनेक्शन यहाँ पे होगी। एक्चुअली अल्काइल हैलाइड में नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप जो है वो मॉलिक्यूल को इस तरह डिस्कनेक्ट करें कि आपके पास जो है वो इक्वल साइज़ के जो है वो रिएक्टेंट आ जाए, यानी उनका जो साइज बन रहा हो, उनके अंदर कार्बन एटम है वो तकरीबन सेम होने चाहिए। एग्जैक्ट सेम तो नहीं हो सकते, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ऐसे हो कि वो सेम हो। इस चीज़ को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज कार्बन नंबर 1, इसके साथ OH भी मौजूद है और इसके साथ ये कार्बन जो आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से डिस्कनेक्शन होगी, इसे कहते हैं 1,1-CC। 1,1-CC का मतलब 1 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन ही होता है, लेकिन पोजीशन उनकी आपस में क्या होती है, 1,1 होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो यहाँ पे ये जो सिंथेटिक सिंथोन बनेगा, तो उसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो ग्रिग्नार्ड रीजन, एन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये कहाँ से आता है, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड से, और उसके साथ मैग्नीशियम। ज़ाहिर फॉरवर्ड सेंस में आप इसको तैयार करेंगे तो इन दोनों को आपस में ईथर की मौजूदगी में कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये सिंथेसाइज हो जाएगा। फॉरवर्ड सिंथेसिस में सबसे पहले आप जो है वो अल्काइल ब्रोमाइड लेंगे, मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करें, ईथर की मौजूदगी में आर्गेनो मैग्नीशियम बन जाएगा। उसको फिर फर्दर आप जो है वो कीटोन के साथ ट्रीट करें। यहाँ पे ये कौन सा कीटोन है, अब यहाँ से आपको पता चलेगा। आप जब डिस्कनेक्शन कर रहे हैं इसकी, तो आपके पास जो दूसरा इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है यहाँ पे, वो आपके पास जो है वो कीटोन बनेगा। यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, वो कुछ कंपोजिंग मिस्टेक है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका जो पार्ट है वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। एक्चुअली इस सिंथोन का जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो एसीटोन होगा। तो एसीटोन के साथ जब ट्रीट कर रहे हैं इसको आप, तो आपके पास यहाँ पे इसका ये साल्ट टाइप कंपाउंड बन गया। इसकी फिर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, ज़ाहिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे ये टारगेट मॉलिक्यूल यानी जो स्टार्टिंग कंपाउंड था जिसकी आपने डिस्कनेक्शन करके उसकी आपने सिंथेसिस का रूट फाइंड किया है, उसको आपने सिंथेसाइज कर लिया है। यहाँ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर 1,1-CC डिस्कनेक्शन ऑफ अल्कोहल्स। अब जब आप अल्कोहल की 1,1-CC डिस्कनेक्शन करेंगे तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है जो उसको आप आमतौर पर आपने मद्देनज़र रखना होता है। वो इम्पॉर्टेंट है सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। The route which leads to construction of molecule from fragments that are close each other in size is more viable or favorable because it will be easier to purify the product from reactants that have half its mass. एक्चुअली मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया है कि आपने अल्कोहल को इस तरह डिस्कनेक्ट करना है कि जो फ्रैगमेंट बनेंगे, फ्रैगमेंट मीन कि आपका एक आर्गेनो मैग्नीशियम होगा और एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा, तो उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन तकरीबन करीब होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए। अगर एग्जैक्ट सेम ना भी हो तो ऑलमोस्ट वो क्लोज होने चाहिए, यानी उसका साइज बराबर होना चाहिए। तो जब उनका साइज आपस में एक जैसा होगा तो उनकी प्यूरिफिकेशन आसान होती है, यानी फिर आप उनको आसानी से प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी इट विल बी इजियर टू प्योरीफाई द प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट दैट हैव हाफ इट्स मास। इसमें क्या होता है कि चूँकि आमतौर पर रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन में एक आपके रिएक्टेंट्स और आमतौर पर जो है वो प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर प्रोडक्ट जो है वो आपके पास मतलब यहाँ पे इस तरह कहें कि प्रोडक्ट जो है वो उसका मास डबल है और रिएक्टेंट का हाफ है, तो फिर जो आपके पास रिएक्टेंट है उस रिएक्शन मिक्सचर में से उसको आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली हमने रिएक्टेंट को प्योरीफाई नहीं करना होता, हमने प्रोडक्ट को प्योरीफाई करना होता है। तो प्रोडक्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि रिएक्टेंट रह जाते हैं। आप जितनी कोशिश करेंगे, कुछ रिएक्टेंट रिएक्शन में ऐसा नहीं लेते, वो अनरिएक्टेड होते हैं, मतलब अनरिएक्टिव हो जाते हैं, या कंडीशन उनके लिए इतनी फेवरेबल नहीं होती। तो बहुत से रीज़न हो सकते हैं, लेकिन रिएक्टेंट जब आपके प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होंगे तो वो इम्प्योरिटी के तौर पर एक्ट करते हैं,
इसलिए उनको निकालना ज़रूरी होता है। तो अब जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं उसमें मोस्टली ये होता है कि जो आपके पास आसान मेथड यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, यानी कब आसानी होगी आपके लिए कि जब आपका जो रिएक्टेंट होगा उसकी हाफ मैस होगी एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को हाफ करेंगे तो वो रिएक्टेंट मैस नहीं बल्कि आप उसका साइज़ कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि साइज़ की बेस पे भी आमतौर पर प्यूरिफिकेशन होती है। तो वो नंबर ऑफ कार्बन से आपको पता चल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास इस कंपाउंड की सिंथेसिस के 3 रूट पॉसिबल है। वाई? बिकॉज यू हैव 3 डिफरेंट आर ग्रुप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, इसमें थोड़े कम है, इसमें सिर्फ जस्ट 2 कार्बन है। ठीक है, तो अब तीनों रूट में क्या हो रहा है, 1,1 CC डिस्कनेक्शन है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये OH इस कार्बन पे है ना, तो ये कार्बन भी इस 1 कार्बन के साथ अटैच है, ये भी 1 के साथ है, ये भी 1 के साथ है। ना रूट है क्या है कि रूट है यहाँ से, आपने डिस्कनेक्शन इस जगह से करनी है। तो आपके पास ये अल्काइल मैग्नीशियम एलाइड बन जाएगा, यानी यहाँ पे पेंटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 5 कार्बन है इसमें, और साथ क्या बनेगा इसका रिस्पेक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड जो कि 3 हेक्सानॉन है। उसके बाद रूट बी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे रूट बी में आपके पास जो है वो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो रहा है, यानी यहाँ से डिस्कनेक्शन हो रही है, तो 3 कार्बन ऑर्गेनोमैग्नीशियम आपके पास इन प्रोफाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और साथ 3 ऑक्टेनॉन, यानी इसमें अब नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो गए और इसमें कम हो गए, तो ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, यानी ज़्यादा डिफरेंस है। अब इनके दरमियान डिफरेंस बहुत कम है, इसमें इनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी डिस्कनेक्शन में आपके पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो, उसकी डिस्कनेक्शन में आप देख सकते हैं जस्ट 2 कार्बन है आपके पास। सी डिस्कनेक्शन आप कर रहे हैं यहाँ से सी रूट, तो जस्ट 2 कार्बन है, और ये 4 नॉन एनोन। तो 4 नॉन एनोन को अगर आप देखें तो इसमें जस्ट जो है वो, बल्कि आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम साइज इसका बन रहा है। इन कार्बोनेल से ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, और ये उससे भी बड़ा है, तो इसका साइज़ बड़ा बन रहा है, उसका साइज़ बहुत छोटा है, तो ये फिर उस तरह का कंपेरेबल साइज़ इनका नहीं बन रहा, जिसकी वजह से इनको फिर इनकी प्यूरिफिकेशन आमतौर पर क्या होती है, फिर डिफ़िकल्ट होती है। अब जब प्यूरिफाई करेंगे तो आपको मुश्किल पेश आएगी। इस वजह से ये वाला जो ग्रीन कलर से जो एनसर्कल किए हुए जो, तो आपके पास इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, तो ये बेस्ट है, और ये वाला रूट ए रूट जो है यहाँ पे मोस्ट फेवरेबल। रूट ए इज मोर बेटर एंड फेवरेबल हेयर बिकॉज बोथ सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स आर क्लोजर इन साइज। ओके, एग्जांपल 2, 2 डाइमिथाइल-अमाइनो 1 फिनाइल साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनोएट। रेट्रोसिंथेसिस सबसे पहले इसकी देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 ग्रुप डिस्कनेक्शन आपने स्टार्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CO डिस्कनेक्शन हो रही है जस्ट। ठीक है, CO बॉन्ड CX बॉन्ड, यानी 1 ग्रुप CH। तो ये सबसे पहले आप ज़ाहिर है आप लास्ट स्टेप में इसको बनाएंगे, तो आपने रेट्रोसिंथेसिस में पहले इसे डिस्कनेक्ट कर देना है। फॉरवर्ड में इसकी स्ट्रिफिकेशन करेंगे, यानी अल्कोहल स्ट्रिफिकेशन करेंगे, तो ये बन जाएगा। ये फॉरवर्ड के लिए लिखा जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आप देखें 1,1 CC डिस्कनेक्शन इसके अंदर हो गया। अब आप देख सकते हैं ये कार्बन है, इसमें OH भी है, इसी पे ये कार्बन, आप ये फिनाइल का कार्बन है, आपसे ब्रेक कर रहे हैं, तो 1,1 CC डिस्कनेक्शन। उसके बाद जो है वो आपके पास ये ग्रुप निकल जाएगा, तो जस्ट कार्बोनिल आ जाएगा। उसके बाद इस ग्रुप को भी आपने निकालना है। अब ये 2 ग्रुप, एक्चुअली दिस इज 2 ग्रुप CH डिस्कनेक्शन। तो अब 2 ग्रुप CH डिस्कनेक्शन जो है 1,1 भी हो सकता है, 1,2 भी, 1,3, दिस इज 1,3 डाइएक्स, 1,3 डाइएक्स। ठीक है, जो अपने 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन पड़ी थी, अगर उनका दो फंक्शनल ग्रुप का उसमें रिलेशनशिप 1,3 बन रहा हो तो वो 1,3 डाइएक्स होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एमाइन बन जाएगा इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। उसके बाद ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, ये आपको अवेलेबल हो सकता है, आमतौर पर ये अवेलेबल होता है, लेकिन इसको आप सिंथेसाइज करना चाहें तो फिर किस तरह करेंगे, इसका रूट आप देख लें। HBI करेंगे, अल्कीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल ब्रोमाइड में, और उसके बाद CBr बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसका CBr बॉन्ड ब्रेक किया, ये साइक्लोहेक्सानोन जो कि इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल है। फॉरवर्ड सिंथेसिस आप यहाँ पे इसकी देख सकते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले हम जो साइक्लोहेक्सेनोन ले रहे हैं और साइक्लोहेक्सेनोन के साथ जो है वो एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो एसिटिक एसिड अपना प्रोटॉन इस ऑक्सीजन को देगा तो यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगी ये पोजीशन इसकी। और रिएक्शन कुछ इस तरह यहाँ पे होगी कि सबसे पहले इसकी प्रोटोनेशन के बाद इसका कार्बोक्सिलेट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये जो सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन है, ठीक है, एक्चुअली आप यहाँ पे जो है वो इनोल बनाने जा रहे हैं। दिस इज एसिड कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन। तो एसिड कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन में इनोल बनता है, यानी जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है वो इनोल बनता है। अगर आप बेस कैटालाइज कर रहे हैं तो फिर वो इनोलेट आयन बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास बेस है, अब ये एज ए बेस काम करेगा। यहाँ से ये रिमूव हो गया लेकिन अब ये एज ए बेस काम करेगा, प्रोटॉन निकालेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। फिर इसको अब इधर शिफ्ट करें, यहाँ पे रेजोनेंस होगी, इनोल बन जाएगा। इनोल की ब्रोमिनेशन करें। अब ये ब्रोमीन आपका जो है ये सेकंड पोजीशन पे जहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे Br पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ पे जाएगा। ये चूँकि न्यूक्लियोफिलिक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो एक Br नेगेटिव फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। ओवरऑल यानी यहाँ से HBr आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H पॉजिटिव हो जाएगा तो ये भी Br के साथ निकलेगा HBr। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटा एलिमिनेशन होगी। ठीक है, 1-2 एलिमिनेशन। तो यहाँ से प्रोटॉन जाएगा, यहाँ से Br जाएगा। एक्चुअली ये आपके पास Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट, दिस इज लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट एज ए बेस काम करेगा, स्पेशली इसका ये जो एनाइन है कार्बन, यहाँ पे एनाइन जो है वो कार्बोनेट एनाइन कार्बोनेट जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, प्रोटॉन को निकालेगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा आपका और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास बन गया। ये इसके बाई प्रोडक्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एमाइन को आप ट्रीट कर रहे हैं, माइकल एडिशन रिएक्शन आप कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1,4 कंजुगेटेड एडिशन भी इसे कहते हैं। तो माइकल एडिशन जब आप करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे स्टार्ट में जब ये पहले ऐड हो जाएगा, प्रोटॉन आप शिफ्ट करेंगे इसके ऊपर, तो ये 1,4 एडिशन, यानी ये 1 2 3 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन आ गया, 1 पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। उसके बाद इसकी आप यहाँ पे टाटोमराइजेशन करें। टाटोमराइजेशन करेंगे तो ये प्रोटॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये प्रोटॉन ले लेगा और आपके पास यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है इसके साथ फर्दर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो हमारे पास एडिशन इसकी हो जाती है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इसको फिर आप हाइड्रोलिसिस करें इसकी, जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एसिडाइड लेना है, एसिडाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। तो दोनों आप ले सकते हैं पायरिडीन की मौजूदगी में, क्योंकि HCl बनेगा तो उसको फिर आपने रिमूव भी करना होता है यहाँ से। उसके बाद जब आप इसको ट्रीट करेंगे यहाँ पे तो O एसाइलेशन हो जाएगी। O एसाइलेशन यानी ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे पायरिडीन एज ए बेस भी काम करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोटॉन को निकालेगा, रिमूव करेगा आसानी से, तो ये O नेगेटिव फिर आसानी से अटैक कर सकता है यहाँ पे। एनी हाउ ये O एसाइलेशन हो जाएगी और आपके पास ये टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, 2-methyl 1-phenyl propane 2 और परफ्यूम में ये अल्कोहल आमतौर पर इस्तेमाल होता है। इन्वॉल्व डिस्कनेक्शन ऑफ 2 आइडेंटिकल R ग्रुप्स एट वंस। ठीक है, 2 CC डिस्कनेक्शन एट सेम टाइम। अब इससे पहले हमने देखा है कि हमने 1 CC डिस्कनेक्शन किया, 1 मीन एक ही हमने CC बॉन्ड एक वक्त में ब्रेक किया है। तो बाज़ केसेस में आप जो है वो 2 CC बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं। ओवरऑल ये भी 1 CC डिस्कनेक्शन होगी। तो देखें ये भी आप ब्रेक कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे देखें इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो एस्टर होगा। अब आपने ऑलरेडी ग्रेगनार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ा है कि जब हम उसको ग्रेगनार्ड रिएजेंट को एस्टर के साथ मिलाते हैं तो पहले वो कीटोन बनाता है, फिर उसके बाद फर्दर कीटोन के साथ ग्रेगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके अल्कोहल बनाता है। तो ये वही रिएक्शन है, इसमें आपके पास 2 मोल ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट और 1 मोल ऑफ एस्टर बन जाएगा और फॉरवर्ड सेंसेस में ये आपको रिक्वायर्ड होते हैं, तब जाके ये प्रोडक्ट आपको बनेगा।
उसके बाद 2 मिथाइल 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल, इसको आप ट्रीट करेंगे, बल्कि इसकी आप डिस्कनेक्शन जब करेंगे तो इसकी डिस्कनेक्शन के आमतौर पर 2 रूट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे तो जस्ट आपको बताया कि कुछ जगहों पे जो है वो 2 R ग्रुप हम इकट्ठे रिमूव कर सकते हैं, यानी एस्टर के थ्रू हम सिंथेसिस कर सकते हैं। तो अब उसकी एक टिपिकल एग्जांपल यहाँ पे आपको बताई गई है, 2 मिथाइल 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल, दिस इज एक्चुअली एग्जांपल नंबर 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ 3 R ग्रुप हैं, लेकिन 2 सेम है और एक जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपके पास फिर 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो आप ए वाली डिस्कनेक्शन करेंगे, ये वाली जो आपको पिंक कलर से शो हुई है, और दूसरी जो है वो, या आप जो है वो बी वाली डिस्कनेक्शन करेंगे। तो रूट ए जब हम कर रहे हैं तो हम दोनों को डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब दोनों को डिस्कनेक्ट करेंगे डेफिनेटली इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो एस्टर होगा। साथ ग्रिग्नर रिएजेंट फिर अपने रिस्पेक्टिव गायलीलाइज और मैग्नीशियम से बनता है। उसके बाद 1,1 cc डिस्कनेक्शन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी 1,1 पोजीशन बन रही है। तो यहाँ से आप करेंगे तो आपके पास फिर ये जो वाला जो पार्ट है आपके पास ये ग्रिग्नर रिएजेंट से आएगा, और ये वाला जो आपका पार्ट है ये किससे आएगा, कार्बोनिल कंपाउंड से, यानी कीटोन से, एसीटोन से आएगा ये वाला पार्ट। ओके, इसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस आप देख सकते हैं। पहले हम ग्रिग्नर रिएजेंट बनाएंगे, फिर उसको हम ट्रीट करेंगे इस एस्टर के साथ। एस्टर में सबसे पहले इसकी एडिशन हो जाती है, फिर जो ओ नेगेटिव है वो, यानी जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर OIT यहाँ से एज ए लीविंग ग्रुप चला जाएगा इस MgI के साथ, बाई प्रोडक्ट इसका बनेगा जाएगी यहाँ पे। उसके बाद ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। अब याद रखिएगा कि कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर फॉर ग्रिग्नर रिएजेंट। कीटोन जो होता है वो एस्टर के लिए ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सॉरी ग्रिग्नार्ड के लिए ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एस्टर। एस्टर का कार्बोनिल इतना रिएक्टिव नहीं होता है ग्रिग्नार्ड के लिए जितना कीटोन होता है। तो और याद रखिएगा जो कीटोन होता है उसके स्टेज पे आप अगर आप ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं एस्टर का, तो वो रिएक्शन वहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड इज़ वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स द कीटोन। उसमें CH3MgI के साथ आप इसे मिलाएंगे तो आपके पास जो है वो इसकी एडिशन हो जाएगी मिथाइल की, और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि आपके पास जो OMgI है उसकी फिर आप हाइड्रोलिसिस करें, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये OH बन जाएगा, और आपके पास ये वही वाला जो आपका स्टार्टिंग जो टारगेट मॉलिक्यूल था यहाँ पे ये वो बन गया। ये इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4, Example number 4 is 1,1 diphenyl 3-pyridine 1 oil propane 1 ol। इसको पेरेंडोल भी कहते हैं। पेरेंडोल इज आल्सो यूज्ड एज मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। रेट्रोसिंथेसिस आप इसकी देख सकते हैं। सबसे पहले आप फिनाइल ग्रुप जो है वो ज़ाहिर है एक सेम टाइम पे आपने ये 2 ग्रुप रिमूव करने वाली गाइडलाइन यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो फिनाइल को आप रिमूव करेंगे तो ये एस्टर से आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है, यानी यहाँ पे एस्टर से ही आएगा। और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे 1-3 डिस्कनेक्शन करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि अब 1, 2, 3, तो 1-3 डिस्कनेक्शन यहाँ पे होगी। तो आपके पास यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये एक एमाइन से आएगा, साइक्लिक एमाइन, और यहाँ पे दूसरा वो जो पार्ट है वो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये वाला जो सिंथ्रोन है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर से आएगा। फॉरवर्ड सिंथेसिस में एज यूजुअल आप यहाँ पे देखें माइकल एडिशन रिएक्शन हम कर रहे हैं, 1,4 कंजुगेटेड एडिशन भी कहते हैं। उसी तरह आपके पास ओवरऑल जो है वो ये आपके पास जब एडिशन कंप्लीट होगी तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है इसके साथ आप ट्रीट करेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को, एस्टर के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो इसमें इसको ये कीटोन में पहले कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ETO-MgBr निकल जाएगा। उसके बाद फर्दर जब ग्रिग्नार्ड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो फिर उसके बाद इसको इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो आपके पास ये टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर 5 आप देख लें, हेक्सेन 3 ऑन, इसकी रेट्रोसिंथेसिस, दिस इज एक्चुअली कीटोन। इससे पहले हमने जो 4 एग्जांपल्स हैं वो अल्कोहल की देखी हैं, अभी यहाँ ये कीटोन आ गया, तो हेक्सेन 3 ऑन है। अब इसमें सबसे पहले हम अगर हम उसी अल्कोहल वाली गाइडलाइन को देखें तो हम कीटोन जो है उसको अल्कोहल में
मतलब आमतौर पर जो कीटोन होता है वो हम अल्कोहल से बनाते हैं। तो रेट्रोसिंथेसिस जब आप कर रहे होंगे तो फिर आपने कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करके उस तरह भी रूट सजेस्ट करना है। तो FCI आप इसकी करेंगे कार्बोनिल की, तो OH बन जाएगा। उसके बाद एक्सेन 3 यानी ये आपके पास इंटरमीडिएट कंपाउंड है 11cc। इसमें अभी डायरेक्ट आप 11cc नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे हम अल्कोहल वाला रूट डिस्कस कर रहे हैं। 11cc यहाँ से भी आप इस जगह से भी आप इसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। बाद में हम कुछ गाइडलाइन इसकी भी डिस्कस करेंगे कि उसको हम कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे, वो हम एसिडाइड में से कन्वर्ट करते हैं, उस तरीके से हो सकता है। साथ दूसरा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लेंगे तो वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से जब इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे 11cc डिस्कनेक्शन इस जगह से इसकी अल्कोहल की होगी। एज यूजुअल आपके पास 2 पार्ट बन जाएंगे। ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप, आप देखें ना इधर से आपके पास जो है वो एक कार्बोनिल बन जाएगा और दूसरा आपके पास यहाँ पे N प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये एल्डिहाइड है। उसके बाद आप फॉरवर्ड सेंसर में देखें, सबसे पहले 1 ब्रोमोप्रोपेन आप लें, उसको मैग्नीशियम ईथर के साथ ट्रीट करें, उसका ग्रिग्नाट बनाएं ये वाला, और उसके बाद फिर एल्डिहाइड को लें, ठीक है, दिस इज एक्चुअली प्रोपेनल। तो प्रोपेनल के साथ उसको ट्रीट करें, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करें तो आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। अब अल्कोहल की आपने ऑक्सीडेशन करनी है, और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। उनमें एक हम यूज़ करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट जब रिएक्ट करेगा तो ये OH जो है इसको यहाँ पे आपका जो CH है, ठीक है, ये कार्बन बन जाएगा, और यहाँ से OH इधर से भी एक हाइड्रोजन जाएगा तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ पे चेंज होगा इसका। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो यहाँ पे कम है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल नंबर 6, डिकैन 5-ol, दिस इज आल्सो अल्कोहल। अब इसमें आप देख सकते हैं कि डिकैन 5-ol जो है इसकी सबसे पहले 11cc डिस्कनेक्शन आप करें तो 2 पार्ट इसके बनेंगे। सबसे पहले ये एल्डिहाइड और दूसरा ग्रिग्नाट रीजेंट। अब जो एल्डिहाइड है, चूँकि जो लॉन्गर एल्डिहाइड होते हैं, लॉन्ग चेन एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, तो उनको भी अगर आप सेंसाइज कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होते हैं वो आमतौर पर फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं। तो इस एल्डिहाइड की आप FCI कर लें तो ये किससे बनेगा, अल्कोहल से। इसकी 1,2cc डिस्कनेक्शन आप यहाँ पे करेंगे। अब 1,2cc डिस्कनेक्शन जो कि बाद में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली देखें ना, फंक्शन वो 1 पोजीशन पे है, फिर उसके बाद कार्बन ये वाला आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाला कार्बन यहाँ से, तो डिस्कनेक्शन इस जगह से हो रही है। तो ये पोजीशन कौन सी है, 2 है। दिस इज एक्चुअली 1,2cc डिस्कनेक्शन। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास ग्रिग्नाट रीजेंट, और दूसरा यहाँ पे आपको बताया था कि अगर आप OH जिस कार्बन पे अटैच है उसके साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, सिंथोन बन रहा हो इस तरह का, तो उसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो एपोक्साइड होता है, तो इस एपोक्साइड बन जाएगा। उसके बाद ये कहाँ से आएगा, ये N प्रोपाइल ब्रोमाइड से आएगा। N प्रोपाइल ब्रोमाइड की FCI करें तो वो N प्रोपाइल अल्कोहल। N प्रोपाइल अल्कोहल को बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसमें वो हाइड्रोक्लोरेशन वाला मेथड भी है कि जिसमें आप अल्कीन की हाइड्रेशन करते हैं और एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बनता है, तो उससे भी आप इसे बना सकते हैं। इसके अलावा एक और आसान मेथड है कि आप इसकी यहाँ से 1,2cc डिस्कनेक्शन करें तो इससे आपके पास एपोक्साइड बनेगा, और मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, यानी मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और एपोक्साइड को मिलाएं तो ये कंपाउंड आप उससे हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह आपके पास दूसरा जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है वो इस अल्काइल लाइफ से आएगा, इसकी FCI करें अल्कोहल। उसके बाद ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड और साथ एपोक्साइड, ये वाला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इसी तरह N प्रोपाइल ब्रोमाइड। यानी यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सेम आप इन दोनों रूट को अगर आप देखें, इसमें इसको हम देख रहे हैं कि इसका स्टार्टिंग मटीरियल क्या होगा, कि इसमें भी N प्रोपाइल ब्रोमाइड आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इस वजह से ये ज़्यादा वैलिड रूल बन रहा है आपके पास कि एक जैसे आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंट आपको दरकार हैं, तो जस्ट एक ही किस्म का आप रिएक्टेंट यूज़ करेंगे इसके लिए भी और इसके लिए भी। एग्जाम्पल नंबर 6,
इसका एग्जांपल नंबर 6 वही एग्जांपल है जिसके हमने रेट्रोसिंथेसिस डिस्कस किया है। उसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस देखते हैं। मिथाइल आयोडाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करें तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बनेगा और उसके बाद उसको एपॉक्साइड के साथ मिलाएं, ठीक है। एडिशन होगी इसके ऊपर, हाइड्रोलिसिस करें, फिर उसके बाद उसकी क्योंकि ऑक्सीजन पे MgI बन जाएगा, OMgI, उसकी हाइड्रोलिसिस करें जिस तरह हमने वो अल्कोहल की प्रिपरेशन में पहले देखा कार्बोनिल कंपाउंड में हाइड्रोलिसिस होती है, इस तरह यहाँ पे भी अल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद आप इसको HBr के साथ ट्रीट करें तो ये जो OH है रिप्लेस हो जाता है Br से, सब्सटीट्यूशन हो जाएगी इसकी। तो आपके पास यहाँ पे ये अल्काइल ब्रोमाइड आ जाएगा, क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा कॉमन होते हैं आमतौर पर, इसलिए हम अल्काइल ब्रोमाइड जो होते हैं अल्काइल हैलाइड अल्कोहल से बनाते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करें हीटर के साथ, अगर मैग्नीशियम एपॉक्साइड के साथ मिलाएं तो एपॉक्साइड का जो ओवरऑल साल्ट बनेगा उसकी हाइड्रोलिसिस करें, अल्कोहल HBr के साथ मिलाएं तो आपके पास ये इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड अल्काइल ब्रोमाइड। उसके बाद इसको फर्दर ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट करें। अब ये जो आपके पास अल्कोहल था, अल्कोहल को आप कन्वर्ट कर लें, ऑक्सीडेशन करें तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। साथ ही H2SO4 भी यूज़ कर लें यहाँ पे। उसके बाद जो है वो ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड जो बना उसके साथ आपने ये वाला जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है दिस इस ग्रिग्नार्ड को इसके साथ मिलाना है। तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन इसके अंदर फर्दर ऐड हो जाएंगे। 5 इसमें ऑलरेडी मौजूद है, 1 2 3 4 5 यहाँ से आ गए तो आपके पास ठीक है 5 होल बन गए। एग्जाम्पल नंबर 7 हेप्टेन 4 ऑन दिस कीटोन। इसमें आप देख सकते हैं कि हेप्टेन 4 ऑन को हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो दिस इज आल्सो 1,1cc डिस्कनेक्शन। ये एक रूट इसका बन रहा है और ये दूसरा रूट, इसमें डिस्कनेक्शन हम यहाँ से ही कर रहे हैं, डिस्कनेक्शन की पोजीशन सेम है, लेकिन डिस्कनेक्शन जो है वो उसमें जो उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन रहा है यहाँ पे वो यहाँ पे डिफरेंट बन रहा है, उन पे चार्ज डिफरेंट है, यहाँ पे चार्ज अपोजिट है। इसमें अगर आप देखें तो इस पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, एज यूजुअल यही होता है, कार्बन जो कार्बन पे हम पॉजिटिव शो करते हैं, साथ वाले पे नेगेटिव। और यहाँ पे इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो एसाइल एलाइड, ठीक है, दिस इज एक्चुअली एसिडाइड। और उसके बाद यहाँ पे इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप इधर अपोजिट चार्ज शो कर सकते हैं, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये बनेगा। अब इसमें बेस्ट रूट ये वाला है, ये बेस्ट नहीं है, ये अच्छा नहीं है। बेस्ट का मतलब ये है कि ये वाले जो सिंथेनॉन है ये ज़्यादा वैलिड हैं एज कम्पेयर टू दीज टू। इसमें इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसका भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है यहाँ पे बनता है इन दोनों का। यहाँ पे आप देख रहे हैं नेचुरली जो है वो कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, अब उस पर नेगेटिव चार्ज आमतौर पर आप नहीं ला सकते, ठीक है। उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अम्पलंग उसको कहते हैं, अम्पलंग टेक्निक जो है वो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी के लिए यूज़ होती है, तो उसको हम डिटेल से देखेंगे इसके बाद। लेकिन ये अब याद रखिएगा कि ये वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है ये ज़्यादा वैलिड है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो इस वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं। इसके जो इससे कंपाउंड बनाने के रूट भी हमारे पास ज़्यादा बनते हैं, इसके इतने ज़्यादा रूट नहीं बनते, लिमिटेड रूट आपके पास बनेंगे, इसलिए ये फेवरेबल नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं जी इन कीपिंग विद लैटेंट बॉन्ड पोलैरिटीज, ठीक है। यानी यहाँ पे जो इसकी बॉन्ड पोलैरिटी यहाँ पे उसको आपके पास बन रही है, जो पोशीदा मख्फी बॉन्ड पोलैरिटी यहाँ पे इसकी बन रही है, वो कौन सी यहाँ पे बन रही है कि ये ऑलरेडी जो है वो आपका पॉजिटिव पोजीशन बन रही है और ये नेगेटिव पोजीशन बन रही है। तो इस वजह से ये आपके पास जो है वो ओवरऑल बेस्ट सिंथेटिक सिंथेनॉन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा भी जाए तो अगर आप इन दो फ्रैगमेंट को अलग कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। इसको अगर आप नेगेटिव शो करेंगे तो ये फिर इस रूल के अगेंस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट इन कीपिंग विद लैटेंट बॉन्ड पोलैरिटी, यहाँ पे ये जो आपके पास जो है ये इसको जो है उसके लैटेंट बॉन्ड पोलैरिटी को मद्देनजर रख के यहाँ पे ये नहीं बन रहा, ठीक है। तो इस वजह से इसके लिए फिर इसको हम नॉर्मल कहेंगे और इसको हम अम्पलंग कहेंगे। अम्पलंग टेक्निक होती है ओनली डिस्कनेक्शन ए,
gave a pair of synthone with easily recognizable synthetic equivalents. Since we have as yet no synthetic equivalents easily available for a synthone of type this type, एक्चुअली ये इस टाइप की बात हो रही है, इस टाइप के सिंथेटिक जो हमारे पास सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स हैं वो आमतौर पर अवेलेबल नहीं होते हैं। यानी आप कोई भी डायरेक्ट ऐसा कोई भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऐसा एसाइल ग्रुप आप नहीं ले सकते जिस पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव तो आप बहुत ज़्यादा लेंगे हज़ारों की तादाद में, लेकिन नेगेटिव वाले बहुत कम है। नेगेटिव के लिए स्पेशल आपको कोई टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी तब बनेगा, डायरेक्ट कार्बोनिल के साथ नेगेटिव नहीं आ सकता। एज गिवन इन डिस्कनेक्शन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ये वाली टाइप है, ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे डिस्कनेक्शन है ऑफर ए वाइड चॉइस ऑफ पॉसिबल रूट्स टू द टारगेट मॉलिक्यूल, इसमें फिर रूट्स ज़्यादा बनेंगे आपके पास। अगर आप इस तरीके से आएंगे तो आपके पास देखें ना, ये एसाइलाइड एक रूट ये आपको नज़र आ रहा है, एसाइलाइड और साथ ग्रिग्नर रीजन, तो ये ज़्यादा अच्छा रूट आपके पास बन रहा है। यहाँ पे आपके पास फिर लिमिटेशन आ जाती है, इसलिए ये फेवरेबल नहीं है, दिस इज़ मोर फेवरेबल। अब देखते हैं जी अम्पोलंग क्या होता है। अम्पोलंग जो है वो एक रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी की टेक्निक होती है जो आमतौर पर हम कार्बन के ऊपर अप्लाई करते हैं। द जर्मन वर्ड अम्पोलंग पोलैरिटी रिवर्सल, इसका मतलब होता है पोलैरिटी रिवर्सल। अब आप देखें ना वहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज ये कार्बोनिल पे आप दूसरी जगह पे नेगेटिव शो कर रहे हैं, तो पोलैरिटी को आप रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपका जो दूसरा जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट इधर पॉजिटिव हो रहा है और ये नेगेटिव हो रहा है, तो आप पोलैरिटी को अपोजिट कर रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा इस यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इस जगह पे ये नेगेटिव है। The German word Ampolung polarity reversal is used to describe a situation where the polarity in the compound is changed deliberately and intentionally to facilitate a particular synthetic sequence, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपने क्या करना है कि इस जगह पे आप जो है वो कंपाउंड की पोलैरिटी इंटेंशनली जो है वो चेंज करते हैं, यानी अपनी जो सिंथेटिक स्कीम है, सिंथेटिक पाथवे है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको जो है वो पॉसिबल बनाने के लिए आप जो पोलैरिटी है उसको चेंज करेंगे यहाँ पे। तो ये इंटेंशनली यानी हम कर रहे होते हैं। वैसे नेचुरली अगर देखा जाए तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हम शो करते हैं, वो पॉजिटिव ज़्यादा सूटेबल है, वो नेचुरल होता है। This technique is mostly used for replacement of hydrogen atom which is directly attached with carbon with alkyl group। अल्काइलेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए आमतौर पर ये यूज होता है। यानी अम्पोलंग जो है वो अल्काइल एलाइड जो है उनको अगर आप ट्रीट करेंगे एल्डिहाइड के साथ तो उनकी अल्काइलेशन आप कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। ओवरऑल क्या होता है कि आपके पास जो एल्डिहाइड होता है उसके कार्बोनिल के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो आमतौर पर जो है वो लेस एसिडिक होता है, ठीक है, और उसको आप ना तो H नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव कर सकते हैं ना पॉजिटिव फॉर्म में आप रिमूव कर सकते हैं। इस वजह से वहाँ पे अगर आपने उसको एसिडिक बनाना है तो उसके लिए कोई आपने फिर इस तरह का ग्रुप लगाना है कि जो उसे एसिडिक बनाए, तो उसमें जो है वो जब वो एसिडिक होगा तो आप उसे फिर रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे ग्रुप के साथ। तो यानी H पॉजिटिव आप निकाल लें उसकी, या कोई अल्काइल ग्रुप आप लेके आ जाए तो उसकी फिर अल्काइलेशन हो जाएगी। ओके जी, इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दी गई है अम्पोलंग की, तो यानी चार्ज रिवर्सिबिलिटी, पोलैरिटी को रिवर्स करने के लिए इसमें देख सकते हैं सबसे पहले हम जो है वो एल्डिहाइड ले रहे हैं, उसकी एल्काइलेशन करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन आपको दिया हुआ है, तो इसमें H रिप्लेस हो जाएगा CH3 से। अब अगर देखा जाए तो विदाउट मैकेनिज्म हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही कि किस तरह जो है वो हाइड्रोजन जो है वो उसने हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और CH3 आया, पॉजिटिव फॉर्म में गया, नेगेटिव फॉर्म में गया, या रेडिकल की फॉर्म में। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। तो आमतौर पर चूँकि H पॉजिटिव यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकता, डायरेक्ट आप उसे नहीं निकाल सकते। वाई? बिकॉज दिस पोजिशन इज पॉजिटिव एंड दिस इज समहाउ नेगेटिव, बट नेगेटिव फॉर्म में भी ये रिमूव नहीं होगा, लेकिन आप जब इसको पॉजिटिव फॉर्म में रिमूव करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जाएगा और वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन आ जाती है।
मैकेनिज्म आप देख लें। सबसे पहले BF3 के साथ ऑक्सीजन ट्रीट किया जाएगा, तो ये इसको एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे इसका ल्यूएस बेस है, ये ल्यूएस एसिड है। तो इसके बाद जो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आप इसके रेजोनेंस करेंगे, इसमें ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे ऑक्सीजन पे। वैसे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब BF3 के साथ मिलेगा, बीच में एक पॉजिटिव वाला भी आप शो कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जो है वो प्रोपेन 1,3 डाइथियोल ये अटैक करेगा। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे जब अटैक करेगा तो आपके पास यहाँ पे इसका इंटरमीडिएट जो बन रहा है, यहाँ पे ये जस्ट एक बॉन्ड यहाँ पे बना है इसका। तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन शिफ्ट करेंगे आप। प्रोटॉन जब आप शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो ये BF3 पे निकल जाएगा आपके पास, ठीक है। BF3 निकल गया, ये OH हो गया आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी प्रोटोनेशन करनी है, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ प्रोटोनेशन कर रहे हैं स्टेप में, अगर आपने H पॉजिटिव ऐड करना है। जब हम प्रोटोनेशन करेंगे तो यहाँ से जो है वो वाटर निकलेगा। ओवरऑल वाटर गुड लीविंग ग्रुप है। उसके बाद वाटर कब निकलेगा, जब ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके ऊपर, फिर इस कार्बन पे जब वाटर निकलेगा तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, एस के ऊपर लोन पेयर है। उसके बाद जो है वो इसका भी बॉन्ड बन जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइक्लिक इंटरमीडिएट आपके पास बन गया। इससे अब आप प्रोटॉन रिमूव करेंगे प्रोटॉन, तो आपके पास यहाँ पे 2-methyl-1,3 डाइथैन बन जाएगा, ठीक है। 2-methyl-1,3 डाइथैन, इसको 1,3 डाइथैन भी कहते हैं हम आमतौर पर। तो यहाँ पे इसके बाद आप इसका N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ इसको ट्रीट करेंगे। N-ब्यूटाइल लिथियम जो है वो इसमें जो N-ब्यूटाइल ग्रुप होता है वो नेगेटिव होता है, लिथियम पॉजिटिव, तो ये एज ए बेस से अटैक करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये। तो ये प्रोटॉन निकालेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे। तो अब यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि अभी भी ये ज़्यादा एसिडिक नहीं है, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग बेस से रिमूव हो रहा है वहाँ, तो इससे भी रिमूव नहीं हो सकता था। अब आप कार्बोनेट से आप इसे निकालना चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसे रिमूव नहीं कर सकते। तो उसके बाद अब यहाँ नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज हो सकता है, यानी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनेगा, ये रेजोनेंस हो रही है। इट इज़ एक्चुअली d ऑर्बिटल कंजुगेशन। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो आपके पास ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा, यानी लिथियम पर आपने इस तरफ शो करना है। तो एक्चुअली ये कंजुगेट बेस जो यहाँ पे आप इसका बनेगा दैट इज़ स्टेबलाइज्ड, तो इस वजह से ये फेवरेबल यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब है कि सम हाउ वी कैन से दैट के प्रोटॉन जो है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब प्रोटॉन रिमूव हुआ, वो जो इंटरमीडिएट आपके पास ये वाला, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी लिथियम का बॉन्ड भी शो कर सकते हैं, एक्चुअली ये आर्गेनो लिथियम टाइप कंपाउंड है आपके पास। तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये आप शिफ्ट करेंगे C3I के ऊपर, तो SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, और आपके पास ये जो Li पॉजिटिव है वो रिप्लेस हो जाएगा CH3 से, तो LiI यानी लिथियम आयोडाइड यहाँ से रिमूव होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब आपने इसको रिमूव करना है। एक्चुअली हम एक टेक्निक डिस्कस करेंगे, फंक्शनल ग्रुप प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। दिस इज़ जस्ट लाइक दैट, वहाँ पे हम डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे आपने पहले ग्रुप के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे आपने एक्चुअली एक्टिवेशन के लिए उसे ऐड किया है। फंक्शनल प्रोटेक्शन में तो हम मोस्टली प्रोटेक्ट करने के लिए ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने जो हाइड्रोजन है उसको एक्टिवेट किया ताकि वो ज़्यादा एसिडिक हो जाए, तो उसके लिए आपने उसकी एसिडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आपने इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया। तो अब आपने इसे रिमूव करना है, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके लिए फिर आप इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। मर्क्यूरिक साल्ट की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो एक्चुअली मर्क्यूरिक साल्ट जो होता है वो एज ए लीवियस एसिड कैटलिस्ट काम करेगा। जिस तरह वहाँ BF3 काम कर रहा है, तो इस तरह यहाँ भी ये काम करेगा। तो उसी तरह इसका वाटर ब्रेक करेंगे आप, वाटर के ब्रेकडाउन से ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आपके पास वाटर यहाँ पे इस पे रिएक्ट करेगा, ये वाली कार्बन एंड कार्बन के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ से। तो प्रोटॉन वाटर का फेज को मिल जाएगा, ठीक है, इसके सल्फर को। तो ओवरऑल यानी वाटर ऐड हो जाए, इसमें वाटर की एडिशन होगी। वहाँ वाटर आप रिमूव कर रहे थे, यहाँ से आपने वाटर निकाला है, अब यहाँ पे आप वाटर आप ऐड करेंगे, तो आपके पास ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो आपके पास ये इसका जो स्टार्टिंग मटीरियल था प्रोपेन 1,3 डाइथियोल,
तो ये आपके पास बन जाएगा और साथ एसीटोन बन जाएगा। यानी यहाँ पे एसिटल्डिहाइड को अपने एसीटोन में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद एग्जांपल नंबर 7, हेप्टेन 4 ऑन, इसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस देखते हैं। ये वही एग्जांपल है उसकी, अब अभी हम फॉरवर्ड सिंथेसिस देख रहे हैं। ये जस्ट उस टेक्निक का मैकेनिज्म आपको बताया है कि वो किस तरह रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होती है। तो एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे थे 7 नंबर पे, उसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस, आई मीन दिस एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके आप आमतौर पर 2 मोल लेंगे। इसमें जो है वो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे हम इसमें जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट शो कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो फॉरवर्ड सिंथेसिस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सूटेबल रिएजेंट नहीं है, क्योंकि वो कीटोन के साथ फर्दर रिएक्ट कर सकता है। तो इस वजह से आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो उससे कोई दूसरा रिएजेंट बनाना है जिसको आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम मिलाते हैं कैडमियम क्लोराइड के साथ, तो आर्गेनो कैडमियम बन जाएगा। आर्गेनो कैडमियम क्या होता है, R2CD से हम इससे ज़ाहिर करते हैं। तो R ग्रुप यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप, N प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल इधर आ जाएंगे, साथ NgHCl बन जाएगा बाई प्रोडक्ट। उसके बाद इसको थाइनाइल क्लोराइड के साथ एसिड को आप ट्रीट करेंगे तो एसिड हैलाइड बन जाएगा। फिर इस एसिड हैलाइड को आप आर्गेनो कैडमियम के साथ जब आप ट्रीट करेंगे, यहाँ पे ये आर्गेनो कैडमियम एक्चुअली एसिड हैलाइड हमेशा एसिड से बनाया जाता है। तो यहाँ पे थाइनाइल क्लोराइड से आप एसिड हैलाइड बनाएंगे जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका OH आप आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते इससे, R ग्रुप से यहाँ से रिप्लेस हो सकता है Cl। तो ये नेगेटिव फॉर्म में अटैक करेगा, इधर Cl को निकालेगा और कीटोन बन जाएगा और साथ CdCl2। ठीक है, यानी आप इसके 2 मोल लेंगे तो फिर यहाँ पे 2Cl बनेंगे आपके पास, और इधर एक CD आ रहा है। तो ओवरऑल आपके पास जब इसके 2 मोल लेंगे तो आपके पास ये भी ओवरऑल 2 बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके 2 हो जाएंगे। ठीक है, और साथ इसका 1 मोल है, इसमें 2 आपके पास आ रहे हैं, यानी जो अल्काइल ग्रुप आपके पास आ रहे हैं। तो ओवरऑल फिर देख सकते हैं आपके 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर हो रहे हैं, तो आपके पास ये 4 बन रहे हैं एक साइड। टोटल आप देख सकते हैं कि आपके पास ओवरऑल नेट जो चेंज आएगी आपके पास 2 मोल बनेंगे इसके। अगर 2 मोल इसके लेंगे और 1 मोल R2CD का लेंगे। R2CD मुकम्मल तौर पर अपने R ग्रुप दे रहता है, तो उससे CdCl2 यानी ये जो आपने स्टार्ट में यूज़ किया था यही बन जाता है। Why we can't use RNGX instead of R2CD? अब आपने देखना है कि यहाँ पे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों यूज़ नहीं कर रहे। वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। तो उसको यूज़ करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट है वो कीटोन है। आपने कीटोन पे जाकर रिएक्शन को स्टॉप करना है। तो आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कभी भी रिएक्शन में कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं होता, वो मौजूद होता है। तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है आपके कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, जो कि आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि कीटोन इज़ वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस वजह से इसकी कन्वर्जन हो जाएगी, तो आप इस स्टेज पर रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर सकेंगे। इस वजह से कोई ऐसा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आपने यूज़ करना है जो लेस रिएक्टिव है, जो यानी जो कीटोन के साथ आसानी से रिएक्ट ना करे, कीटोन के स्टेज पे जाके उसका रिएक्शन स्टॉप हो जाए। तो वो जो लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है वो मोस्टली आर्गेनो कैडमियम और आर्गेनो कॉपर होते हैं। आर्गेनो कॉपर में एक कंपाउंड है जेलमैन रिएजेंट। ठीक है, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, या आर्गेनो कैडमियम को। यहाँ पे हम आर्गेनो कैडमियम को यूज़ कर रहे हैं और ये स्टेज पर रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। If the acylating agent is an acyl halide, the nucleophilic species must be a very less reactive organometallic compound. Acyl halide is very reactive, keep in mind, क्योंकि इससे acyl halide से जब भी आप ट्रीट करेंगे organometallic को तो डेफिनेटली यू विल गेट कीटोन। तो कीटोन के साथ organometallic जो रिएक्टिव है तो वो फर्दर रिएक्ट कर सकता है। As reactive organometallic compound like grignard reagent or organolithium react with ketone and convert the ketone into an alcohol, as organocadmium is less reactive than organomagnesium and organolithium, therefore it can't react with ketone। यानी यहाँ पे जो organocadmium है that is more suitable। Okay, example number 8, 3,3-dimethyl butane 2 on।
रेट्रोसिंथेसिस की आप देख सकते हैं। इसमें आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले 1,1-CC डिस्कनेक्शन हम इसकी कर रहे हैं। 1,1-CC डिस्कनेक्शन से आपके पास जो है वो एसाइलेलाइड, ठीक है, एसिडाइलाइड, और ये जो दूसरा पार्ट है इसको हम लेके आ रहे हैं आर्गेनो कॉपर कंपाउंड, जिसको हम जेल मेमरी एजेंट भी कहते हैं, जो किससे बनता है, आर्गेनो लिथियम और कॉपर आयोडाइड से, ये कॉपर एलाइड से। तो उसके बाद जो है वो इसकी FGI करेंगे, अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट करेंगे इसको आप, क्योंकि ये एसिड से आएगा ये वाला। उसके बाद एसिड कहाँ से आता है, अल्कोहल से आता है। अल्कोहल की आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करें तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहल। इसके पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज़ करें। तो उसके बाद 1,2-CC डिस्कनेक्शन इसमें, ठीक है। 1,2-CC डिस्कनेक्शन कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, ठीक है। दिस इज एक्चुअली 1,2-CC डिस्कनेक्शन। इसमें आपके पास ऑक्साइड बनेगा। दिस इज़ नॉट एक्चुअली 1 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन, इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगी। इसमें एक्चुअली आपके पास जो है वो ग्रिग्नार्ड एजेंट के को करेक्ट कर लेते हैं। Okay students, this is example number 8. इसमें यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत थी। 1,2-CC डिस्कनेक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी, एपॉक्साइड वाला रूट फेवरेबल नहीं था, तो इसको करेक्ट कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 1,1-CC डिस्कनेक्शन यहाँ से हम करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड, ये वाला पार्ट फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा, और सेकंड वाला जो है वो टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बनेगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनोलिथियम भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी जो बल्कि आर ग्रुप होते हैं उनके लिए सूटेबल होता है। तो उसके बाद ये कहाँ से आएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आएगा। और उसके बाद जो है वो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो उसकी FGI आप करें तो वो अल्कोहल से आएगा। तो अल्कोहल एज यूजुअल आप जानते हैं कि वो ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये एक CH3 ग्रिग्नार्ड से आएगा, बाकी ऑलरेडी 2 CH3 में मौजूद है। तो एसीटोन इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा, साथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो मिथाइल ब्रोमाइड। और ये ऑर्गेनो कॉपर जो है, यानी जेल मेमरी एजेंट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें जो है वो R2CuLi हम जनरली इसे कहते हैं। इसमें Cu के ऊपर नेगेटिव, Li के ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं स्ट्रक्चर में। और आमतौर पर जो है जब ये रिएक्शन करता है तो इसमें जो है वो एक R ग्रुप जो है यूज़ होता है, दूसरा RCU के साथ ही रह जाता है। आगे फॉरवर्ड सिंथेसिस में आप इसे देख सकेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिथाइल ब्रोमाइड के साथ मैग्नीशियम मिलाते हैं। ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिर उसको एसीटोन के साथ मिलाते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल को HBr के साथ मिलाते हैं, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, फिर उसको मैग्नीशियम ईथर के साथ कंबाइन करेंगे तो इसका ग्रिग्नार्ड एजेंट, और उसके बाद उसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे और हाइड्रोलिसिस, तो ये अल्कोहल बन जाएगा। अब इस अल्कोहल की फिर आप ऑक्सीडेशन करेंगे। यहाँ पे जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसमें आपको जो है वो फिर ये जो CH2 ग्रुप है यहाँ पे, ये कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, तो इट विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, बट दिस इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन जो है वो एक्सटेंसिव होगी, यानी जो एल्डिहाइड है उसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें आमतौर पर जब हम प्रैक्टिकली रिएक्शन को देखेंगे तो रिफ्लक्स करेंगे, जो है रिफ्लक्स के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसिड बन गया। एसिड को थाइनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो इसमें जो है वो OH की जगह यहाँ पे Cl आ जाएगा, तो एसिडाइलाइड यहाँ पे आपके पास बन गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको जेल मेमरी एजेंट की ज़रूरत है।
तो जेलमैन रिएजेंट आपको नहीं बनाना होता है, तो उसके लिए मिथाइल लिथियम 2 मोल इसके ले लें, कॉपर आयोडाइड के साथ ट्रीट करें, तो ये आपके पास जो है वो इसका जेलमैन रिएजेंट ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कॉपर का, यहाँ पे कॉपर ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बन गया, और इसको LiI लिथियम आयोडाइड जो इसका बाई प्रोडक्ट होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक R ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप यहाँ से इसके ऊपर अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा यहाँ से, बल्कि पहले स्टेप में जस्ट एडिशन होगी यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आर्गेनो कॉपर में से C3Cu निकल जाएगा, लिथियम ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड इधर बना देगा, Cl यहाँ से रिमूव होगा और LiCl ओवरऑल निकल जाएगा, एंड दिस इज योर टारगेट मॉलिक्यूल। तो इस तरह आप इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग आर्गेनो कॉपर कंपाउंड, क्योंकि अगर लास्ट स्टेप में आप इसकी जगह आर्गेनो मैग्नीशियम या आर्गेनो लिथियम यूज़ करते हैं तो ये फर्दर जो है इसका रिएक्शन हो जाता है उसके साथ, और फर्दर रिलेशन इसकी होती एंड यू विल गेट अल्कोहल। ठीक है, तो फिर आप अल्कोहल की तो आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप कीटोन बना रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे आप ग्रिग्नर रिएजेंट यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ बेस्ट चॉइस। Okay, now 1,2-cc disconnection. 1,2-cc disconnection क्या होती है? 1,2 relationship between functional group and carbon to be disconnected. यहाँ पे आप देख सकते हैं this is target molecule. इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास functional group है now. This is functional group. अब अगर हम डिस्कनेक्शन यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे तो ये 1,1 ही होगी। ठीक है, यहाँ से अगर हम डिस्कनेक्शन करेंगे तो ये 1,1 होगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं पोजीशन 1, पोजीशन 2, 3, इधर से ये 2 और ये नेक्स्ट कार्बन पे 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप पोजीशन नंबर 2 से डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि फंक्शन को 1 पे है और 2 वाले जो 2 वाले कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है उस कार्बन को आप डिस्कनेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको कहेंगे 1,2-cc डिस्कनेक्शन। तो आपने डिस्कनेक्शन का साइन यहाँ से शो करना है, बिकॉज यहाँ से 1,2 डिस्कनेक्शन जो है वो यहाँ से पॉसिबल है। इसी तरह आप यहाँ से भी कर सकते हैं 1,2 डिस्कनेक्शन, यहाँ से भी वो देखा जाता है कि कौन सा लॉजिकल रूट बन रहा है, कौन सा रूट ज़्यादा फेवरेबल है, उसको हम देखते हैं। एनी हाउ यहाँ से भी अगर आप डिस्कनेक्ट करेंगे इट विल बी 1,2-cc डिस्कनेक्शन, और अगर यहाँ से करेंगे तो ये 1,2-cc डिस्कनेक्शन। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही डिस्कनेक्ट करना होता है। एग्जांपल इसके लिए एग्जांपल नंबर 9 है 1,2-cc डिस्कनेक्शन की। इसमें आप देख सकते हैं 1-phenyl butane 2-ol। इसकी रेट्रोसिंथेसिस आप देखें, सबसे पहले जो है वो आप यहाँ से देखें 1,2 डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, 1,2-cc कर रहे हैं, 1,2-cc में यहाँ से अपने बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है, तो ये किससे आएगा? फिनाइल आर्गेनो मैग्नीशियम से आएगा, और उसके बाद जो है वो आपने दूसरा जो इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो किससे आएगा? एपॉक्साइड से आएगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये एपॉक्साइड से आएगा। इसमें अगर आपके पास जो है वो जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो फिर आपके पास वो एपॉक्साइड देता है, ये एपॉक्साइड से आएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका एपॉक्साइड से आएगा। उसके बाद जो है वो इसकी FGI कर लें। जब आप इसकी FGI करेंगे तो ये किससे बनता है? आपने याद रखना है कि एपॉक्साइड जो होता है वो अल्कीन की ऑक्सीडेशन से बनता है। अल्कीन को अगर आप पारा एसिड के साथ ट्रीट करें तो उससे एपॉक्साइड बनता है। उसके बाद फॉरवर्ड सेंसर में आप देख सकते हैं एल्कीन की जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन आप कर रहे हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं एल्कीन को पारा एसिड के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एपॉक्साइड बन जाएगा इसका ब्यूटीन का। ठीक है, दिस इज एक्चुअली 1-ब्यूटीन। तो इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एपॉक्साइड को हम ट्रीट कर रहे हैं ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे, यानी यहाँ पे इससे ऑलरेडी एक ग्रुप मौजूद है, तो दिस इज सम हाउ इट इज़ बल्की पोजीशन। यहाँ पे बल्की ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल जो न्यू न्यूक्लियोफाइल है उसकी एंट्री यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगी, तो इस वजह से दिस पोजीशन इज सूटेबल। जब इसकी एडिशन हो जाएगी उसके बाद आप इसके एनालिसिस कर लें तो आपके पास ये टारगेट मॉलिक्यूल आ जाएगा। दिस इज 1-phenyl butane 2-ol। एग्जांपल नंबर 10 3-methyl पेंटानोइक एसिड। 3-methyl पेंटानोइक एसिड की रेट्रोसिंथेसिस देखते हैं। सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे
1 to CC डिस्कनेक्शन पोजीशन नंबर 1, दिस इज 2। तो 2 के बाद जो 3 वाले कार्बन है 2 और 3 के दरमियान आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो कार्बन नंबर 2 का नेक्स्ट कार्बन है वो ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए रिलेशनशिप क्या बना 1 to CC डिस्कनेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है ये वाला पॉजिटिव सिंथेटिक इक्विवेलेंट, दिस इज नेगेटिव, ये पार्ट पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। अब ये कहाँ से आएगा, डेफिनेटली नेगेटिव है तो एलिजन लगा दें, तो ये अल्काइल ब्रोमाइड से आ जाएगा। और ये वाला जो है इसके लिए जो बेस्ट सोर्स बनेगा वो हमारे पास डाईइथाइल मेलोनेट या मेलानिक एस्टर है। मेलानिक एस्टर जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज होता है। इसका जो इनोलेट है वो आमतौर पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इंडक्टिवली भी वो स्टेबलाइज्ड होता है, और इसकी पीके वैल्यू जो है वो लो होती है, कम होती है, यानी ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं इसकी ये वाली पोजीशन। इस पे प्रोटॉन आसानी से आप एक प्रोटॉन भी रिमूव कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, यानी इस पोजीशन की आप अल्काइलेशन कर सकते हैं। इसलिए आपका प्रोडक्ट इसके अल्काइलेशन से बन रहा है। उसके बाद फॉरवर्ड सेंसेस में मेलानिक एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें, यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा OET, तो ETO की फॉर्म में निकल जाएगा। वैसे ये वाला जो इथेनॉल लिखा है ये एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है इसके लिए, तब ये मेंशन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये इनोलेट आयन, ठीक है, सोडियम से स्टेबलाइज कर रहा है जो यहाँ से निकला है। उसके बाद ये टैग करेगा इस पोजीशन के ऊपर Br को यहाँ से निकालेगा, सब्सटीट्यूशन होगी, यानी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे Br निकल रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यानी Br यहाँ से ओवरऑल निकलेगा। उसके बाद जो है वो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब चूँकि हमें जो है वो जस्ट एक CO2 ग्रुप की ज़रूरत है और वो भी एसिड फॉर्म में चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर लें, दोनों की हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसके बाद फिर मोनो डीकार्बोक्सिलेशन कर लें, एक जो CO2 ग्रुप है उसको आप रिमूव कर लें, तो हाइड्रोजन इधर ही रह जाएगा, CO2 निकल जाएगा, जस्ट एक एसिड आपके पास, दिस इज एक्चुअली COOH, ठीक है। तो ये COOH जो है वो एक एसिड ग्रुप आपके पास रह गया, दूसरा रिमूव हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हीट की मौजूदगी में आमतौर पर होती है, और एसिड कैटालिस्ट वगैरह भी इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपके पास 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड, दिस इज एक्चुअली योर टारगेट मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे इस तरह इसकी आप सिंथेसिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, 6 मिथाइल हेप्ट 5-ene 2-on। इसकी रेट्रोसेंसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए आप 6 मिथाइल हेप्ट 5-ene 2-on जो है वो टारगेट मॉलिक्यूल है आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी 1 to CC डिस्कनेक्शन कहाँ से बनेगी, देख सकते हैं आप, ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज फंक्शनल 1 2, ठीक है, तो ये 2 है, और आपके पास इस पोजीशन से आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो 1 to रिलेशनशिप यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप इस तरफ से आएँ तो यहाँ से भी 1 2 बनेंगे। अगर आप इस फंक्शन ग्रुप को कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज 2, तो इस लिहाज से भी ये 1 2 बन रहा है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे इसके ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बन जाएंगे, सिंथ्रोन, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे एलोजन लगा दें, ठीक है, एलाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होता है इस तरह का, अगर कार्बोनियम आयन बन भी जाए फॉरवर्ड में तो ये फेवरेबल है, ये आपके पास बन गया। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो आप इसको ले लें, दूसरा जो पार्ट है आपका वो किससे आएगा, वो किसी एसिडिक कार्बोनाइल कंपाउंड से आएगा जिसका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो, तो वो बीटा कीटो एस्टर, यहाँ पे आप एस्टर की एडिशन कर दें तो ये इससे आएगा। उसके बाद फॉरवर्ड सेंसेस, फॉरवर्ड सेंसेस में बीटा कीटो एस्टर की आप इनोलाइजेशन करें, इसको इनोलेट आयन में कन्वर्ट कर दें बेस की मौजूदगी में, उसके बाद इस पर अटैक करवाएं इस पोजीशन पे, तो यहाँ से Br आपने रिमूव करना है। अब ये आमतौर पर जो होता है यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर काम करता है, तो Br को पानी से निकाल देता है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जब ये इसको रिमूव करेगा तो आपके पास ओवरऑल इसके ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा। अब ये वाला जो CO2ET है वो आपके टारगेट मॉलिक्यूल में नहीं है, तो इसकी कार्बोक्सिलेशन करें, डीकार्बोक्सिलेशन करें, तो at the end you will get 6 methyl hept 5-ene 2-on. This is your target molecule. Now example number 12, 3 methyl heptane 4-on. रेट्रोसेंसेस सबसे पहले इसकी देखते हैं। 3 मिथाइल हेप्टान 4-on जो है वो
इसकी यहाँ से डिस्कनेक्शन अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी डिस्कनेक्शन यहाँ से भी पॉसिबल है, 1-1 CC डिस्कनेक्शन भी हो सकती है, लेकिन 1-2 डिस्कनेक्शन अगर आप करेंगे तो वो यहाँ से होगी, ठीक है। ये वाली 1-1 नहीं होगी और ये भी नहीं होगी, अलबत्ता ये हो सकती है, ये हो सकती है। जिसमें जस्ट हम एक ग्रुप यहाँ से निकाल रहे हैं, दैट इज मिथाइल। तो CC डिस्कनेक्शन है, 1-2 CC डिस्कनेक्शन, सिंथ्रोन इसका नेगेटिव है, उसके बाद ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से मिथाइल आयोडाइड से ही आएगा, अल्काइल से, और ये वाला जो है ये कीटोन से आएगा। अब उसके बाद उसकी 1-1 CC डिस्कनेक्शन फर्दर इसाइल हैलाइड, और इसको एसिड से लाएंगे, एसिड को साइनाइड से लाएंगे, और साइनाइड को जो है वो अल्काइल हैलाइड से लाएंगे हम। फॉरवर्ड सेंसिंग में आप देख सकते हैं, सबसे पहले साइनाइड बनाएंगे, NaCN के साथ इसको ट्रीट करेंगे, रिप्लेस हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड बन जाएगा, थाइनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे, एसिड हैलाइड बन जाएगा। फिर आप इसको आर्गेनोकेडमियम के साथ ट्रीट करना है आपने, जिस तरह पिछले हमने कुछ एग्जांपल में डिस्कस किए कि आर्गेनोकेडमियम जो है वो कीटोन तक रिएक्शन स्टॉप कर सकता है। तो उसके बाद आपने कीटोन बना लेना है आर्गेनोकेडमियम से। अब आपने ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करना है, और कीप इन माइंड दैट दिस हाइड्रोजन इज नॉट वेरी एसिडिक, यानी इसकी पीके वैल्यू हाई होती है इस कंपाउंड की, इस वजह से ये इतना एसिडिक नहीं होता। तो इस वजह से आपने कोई ऐसा एसिड यूज़ करना है जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जो इस प्रोटॉन को आसानी से रिमूव कर सकता हो। तो इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है। प्रोटॉन है तो ये एसिड हुआ, तो इसको रिमूव करने के लिए आपको बेस चाहिए। तो LDA जो होता है, that is lithium diisopropyl amide, LDA, this is very strong base, ठीक है। लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड, जब नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे तो उसे भी हम एमाइड कहते हैं। वैसे तो एमाइड जो है वो एसिड के लिए भी यूज़ होता है, यानी एसिड का डेरिवेटिव जो होता है वो कार्बोनेट के साथ जब आप NH2 लगाते हैं तो वो भी एमाइड होता है, लेकिन ये वो वाला एमाइड नहीं है। यहाँ पे जब एमाइन वगैरह के जो नाइट्रोजन उस पर हाइड्रोजन जाता है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से भी वो एमाइड कहलाता है, तो ये वो वाला एमाइड है। तो इसको आप जब इधर प्रोटॉन के ऊपर अटैक करवाएंगे तो ये इसकी फॉर्म में निकलेगा, ये रिमूव हो रहा है, इसके साथ मैंने नेगेटिव लिखा है, माइनस मीन ये रिमूव हो रहा है ये वाला। तो ये यहाँ से आप इसका अटैक करवा रहे हैं, ये निकल रहा है, और उसके बाद जो है वो दिस इज़ एक्चुअली डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड जो रिमूव हो रहा है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये लिथियम इसको स्टेबलाइज करेगा, नेगेटिव आयन को रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होगा। उसके बाद आप इसकी एल्काइलेशन करेंगे, मिथाइल हाइड्राइड के साथ इस पोजीशन की आप एल्काइलेशन कर सकते हैं, और LiCl निकलेगा, और ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल। अब इसमें आपने ये याद रखना है कि आपने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करना है। अगर आप ऑर्डिनरी बेस यूज़ करेंगे तो इस पोजीशन से प्रोटॉन आप आसानी से नहीं निकाल सकते। इसका आसान तरीका ये है कि आपका जो ओरिजिनल आपका जो कंजुगेट एसिड होता है, ठीक है, आपका जो कंजुगेट एसिड होता है उसकी पीके वैल्यू जो है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है, और आपका जो ओरिजिनल एसिड होता है उसकी पीके वैल्यू लो होनी चाहिए, तब रिएक्शन फेवरेबल होता है। यानी कहने का मकसद ये है कि आपका जो यहाँ पे फिर ये कंजुगेट एसिड बन रहा है, ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल एसिड है। तो इस यहाँ पे इसकी पीके वैल्यू हाई होगी, सॉरी लो होगी, तो ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये वीक एसिड होगा। तो जब ये वीक होगा तो इसकी पीके वैल्यू हाई होगी, तो ये रिएक्शन फिर रिवर्स नहीं कर सकेगा। अब ये प्रोडक्ट में बन रहा है आपका कंजुगेट एसिड, रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। तो इसमें ये आसान सा रूल है कि आपने ये देखना है कि आपका जो कंजुगेट एसिड है उसकी पीके वैल्यू हाई होनी चाहिए, और आपका जो ओरिजिनल जहाँ से आप रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिस तरह ये आपका स्टार्टिंग एसिड है, तो उसकी पीके वैल्यू लो होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड में ज़्यादा जाएगा, बैकवर्ड में कम आएगा, और ये रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो इसमें आपने पीके को कंपेयर करके उससे आपने ये रिएक्शन करना है, तब जाके रिएक्शन को पता चलेगा कि वो फेवरेबल है या नहीं है। इस बात को आपने मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है आपके पास। ओके, तो LDA जो होता है यानी लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड जो होता है, ये बहुत रिएक्टिव होता है और इनोलेट आयन आसानी से बनाता है। तो इसका अगर सिंथेसिस आप देखें तो ये डाइआइसोप्रोपाइल एमाइन जो है उसको हम N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ ट्रीट करते हैं THF की मौजूदगी में। तो यहाँ पे जो है वो N-ब्यूटाइल लिथियम क्या करता है कि ये जो हाइड्रोजन, आप देखें N-ब्यूटाइल लिथियम इससे भी ज़्यादा
जो है वो n ब्यूटाइल लिथियम की बेसिसिटी जो है वो इससे भी ज़्यादा बन रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n ब्यूटाइल लिथियम का जो कंजुगेट एसिड होगा वो यहाँ पे n ब्यूटेन होगा। n ब्यूटेन इज़ वेरी वीक एसिड। इसकी जो पीक वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है, एल्केन की पीक वैल्यू मोर देन 40 होती है, 40 से ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये रिएक्शन अभी रिवर्स नहीं हो सकेगा, क्योंकि पीके हाई है तो रिवर्सिबिलिटी के चांस नहीं, ये प्रोटॉन नहीं देगा। लेकिन फॉरवर्ड में अगर आप देखें तो आपका ये एसिड स्ट्रांग है, यानी इसकी पीके वैल्यू लो है, ठीक है, तो ये स्ट्रांग है, तो इस वजह से ये वीक है, तो इस वजह से ये आसानी से इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये स्टेबल होगा इसका हाइड्रोजन। लेकिन उसके लिए आपने यूज़ क्या करना है, ये आपने याद रखना है। इसके लिए अब आप यहाँ पे कोई ऐसा फॉर एग्जांपल बेस यूज़ करते कि जिसका कंजुगेट एसिड की वैल्यू पीके वैल्यू लो होती, तो फिर वो रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी के चांस थे, आपका रिएक्शन रिवर्स हो जाता, वो फेवरेबल नहीं हो सकता था। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इसका ओवरऑल LDA स्टैंड फॉर व्हाट, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड। This is end of today's lecture. Thank you